हम लोग बात कर रहे थे आपका न्यूसेंस के बारे में। जो बात होनी है 293 पे होनी है। हमने आपसे कहा था कि न्यूसेंस में इससे ज्यादा नहीं बताएंगे, और न्यूसेंस कोई भी काम हो सकता है, कोई भी काम। वो तो न्यूसेंस की डेफिनेशन में ही लिखा है, और आपको न्यूसेंस की डेफिनेशन कल भी हमने कही है कि न्यूसेंस एक ऐसा काम है जो संपत्ति के उपभोग में बाधा डालता है और अतिचार की कोटि में नहीं आता। यानी जो बाधा डाल रहा है वो जाता नहीं कहीं, कुछ ऐसा कर रहा है जिससे संपत्ति के उपभोग में, ठीक है, बाधा पड़ रही है। और बाधा किस ढंग की है कि स्वास्थ्य को संकट पैदा हो रहा है, सुविधा को संकट ये पैदा हो रहा है, क्षेम इसे संकट ये पैदा हो रहा है, ठीक है। अगर इस ढंग की बाधा है तो क्रिमिनल न्यूसेंस भी गठित हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज सिविल न्यूसेंस वो तो गठित होगा ही होगा, ठीक है। तो कहता है कि आपने बाधा डाली, बाधा डालने का ढंग, ठीक है, ये क्या है, कुछ भी हो सकता है। हमने कल भी उदाहरण दिया, आप रास्ते में बैठ के जुआ खेल रहे हैं, आप रास्ते में पशुवध ये कर रहे हैं, आप अपने अहाते में पशुवध कर रहे थे और किसी की नजर पड़ गई है, वो एक अलग बात है, ठीक है, उसे न्यूसेंस नहीं मान सकते। लेकिन आप रास्ते पर जानबूझ के कर रहे हैं, ठीक है, ये न्यूसेंस है, ठीक है, और इसका निवारण किया जाएगा। क्योंकि पशुवध शायद वो भी नहीं देख पाएंगे जो मांस खाते हैं, वो भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है, उनमें बहुत कम लोग देख सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो करना न्यूसेंस माना जाएगा। तो न्यूसेंस के विभिन्न प्रकार जो अत्यधिक गंभीर कोटि के हैं, और अत्यधिक गंभीर कोटि के होने के कारण उन्हें अपराध माना जाना चाहिए उचित तौर पर, वो सारे सेक्शन आपको दिखाए गए थे और वो इस चैप्टर में दिए हुए हैं। उन सारे की चर्चा करनी जरूरी भी नहीं है। हाँ, 293 पे हमने कहा था कि 293 की बात करेंगे। 293 कहता है न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना। जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा जिसको किसी न्यूसेंस की पुनरावृत्ति न करने या उसे चालू न रखने के लिए व्यादेश प्रचालित करने का अधिकार हो, ऐसे व्यादिष्ट किए जाने पर किसी लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति करता है या उसे चालू रखता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी। लोक सेवक शब्द का प्रयोग किया, जो कि व्यादेश शब्द यसारे का है, और यसारे में कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सा है, सिविल कोर्ट, वही व्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन यहां लोक सेवक कहा है। लोक सेवक इसलिए कहा है क्योंकि कुछ अर्जेंट टाइप की जो लोक न्यूसेंस हैं उनके संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसे भी दिया है, ठीक है ना। कुछ लोक न्यूसेंस अर्जेंट प्रकार की, हर लोक न्यूसेंस नहीं, अर्जेंट प्रकार की, और वो अर्जेंट प्रकार की लोक न्यूसेंस आपका 133 सीआरपीसी और बीएनएसएफ में कितना था, 162 152, उसमें दी है 6 प्रकार की। तो उन 6 प्रकार की अर्जेंट न्यूसेंस वो लोक न्यूसेंस है, साथ ही साथ कैसी है, अर्जेंट प्रकार की। अर्जेंट क्यों है, आप लोकमार्ग यही बंद किए बैठे हैं, आप नदी जलसरणी इसमें ऐसी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं कि वे लोग जिन्हें उन रास्तों को, नदी को, जलसरणी को उपयोग में लाने का जब अवसर पड़ता है तो उन्हें क्षति बाधा क्षोभ ये कारित होता है। अब ये तो चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक लगातार यूज करेगी, ठीक है, या कोई पण्य वस्तु यानी जिसमें आप ट्रेडिंग ऑब्जेक्ट, जिसमें व्यापार किया जाता है, जिसे माल शब्द से संबोधित किया जाता है। माल शब्द किसी एक चीज के लिए प्रयुक्त नहीं होता। आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की दुकान पर घुसोगे तो वो उसे माल कहेगा, आप खाद्यान्न की दुकान पर घुसोगे वो उसे माल कहेगा।
माल ऐसी कमोडिटी को कहते हैं जिसमें व्यापार किया जाता है, इसीलिए क्या कहता है, माल विक्रय अधिनियम। ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को समर्पित नहीं है माल विक्रय अधिनियम। माल विक्रय अधिनियम सिर्फ माल विक्रय इसकी बात करता है। तो माल उस वस्तु को कहा जाता है जिसमें व्यापार किया जाएगा। तो कहता कोई पण्य वस्तु आप इस प्रकार प्रदर्शित कर रहे हैं जिससे लोक स्वास्थ्य को या लोक सुविधा को, ठीक है, खतरा पैदा हो रहा है। ऐसी 6 स्थितियां वहां दी गई हैं। वो अर्जेंट प्रकार की लोक न्यूसेंस, उनकी दशा में कार्रवाई करने का अधिकार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को मिला है। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लोक सेवक की परिभाषा में आएगा और सिविल न्यायालय की परिभाषा से बाहर है। हो सकता न्यूसेंस के मामले में कोई और लोक सेवक भी हो या भविष्य में आ जाए। कानून तो ऐसे बनाया जाता है कि अगर भविष्य में कोई बदलाव हो तो भी कानून में बदलाव या संशोधन की कोई आवश्यकता न हो, या हो तो बहुत कम से कम हो। इसलिए यहां पर शब्दों ने लिखा कि जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा जिसको किसी न्यूसेंस की पुनरावृत्ति न करने या उसे चालू न रखने के लिए व्यादेश प्रचालित करने का अधिकार हो। क्योंकि एक बार लोक मार्ग से हमने न्यूसेंस हटवा दिया तो हमने फिर कर लिया। एक बार नदी जल सरणी से पूरी 152 या 133 की सीआरपीसी की कार्रवाई करके उसे हटवाया, आपने फिर वही स्थिति पैदा कर दी। तो फिर आपके डंडे मारे जाने जरूरी हैं, और डंडे मारे जाने के लिए दंडिक विधि, उसी में उपबंध ये होना चाहिए। वो प्रक्रिया विधि से तो काम चलेगा नहीं। इसलिए अगर लोक सेवक को, जैसे डीएम साहब का भी कई बार अखबारों में छपता है, डीएम साहब ने कहा कि अतिक्रमण हटाया जाएगा और दोबारा किसी ने किया तो उसके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। तो जरा सोचना तो चाहिए कि फिर एफआईआर किस सेक्शन में होगी। अगर कराई जाएगी तो किस सेक्शन में होगी, तो इसी सेक्शन में होगी 293 में। क्योंकि अतिक्रमण काहे पे आपने किया, लोक मार्ग पे एक बार हमने हटा दिया, आप फिर आके अतिक्रमण कर लिए, तो फिर आपने क्या किया, ठीक है, उस लोक सेवक द्वारा दिए गए व्यादेश का उल्लंघन किया है। और व्यादेश हमने आपको इस शब्द के बारे में बताया था कि व्यादेश उस आदेश को कहते हैं जो न्यायालय पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जारी करता है। ठीक है, न्यायालय इसकी कोई बात नहीं की है। न्यायालय पूरी प्रक्रिया चलाने के बाद जब कोई आदेश देता है तो उसे व्यादेश ये कहा जाता है। तो कोई लोक सेवक जो किसी व्यादेश को देने का हक रखता था उसने वो व्यादेश दिया और उसके द्वारा किसी न्यूसेंस का जारी रखना, इसे प्रतिषिद्ध किया, या आपने कहा कि अब आप इसको चालू नहीं रखेंगे, और उसके बाद आप लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति की है आपने, या उसे चालू रखा है, या तो बंदी नहीं किया, या तो बंदी नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये हट जाना चाहिए कल, आप बैठे हैं अपने आराम से, या तो किया ही नहीं, और या पुनरावृत्ति देखी, या तो चालू रखा है न्यूसेंस को या पुनरावृत्ति की है, तो फिर आपको सजा मिलनी जरूरी है। और सिर्फ न्यूसेंस के लिए आपको 6 महीने सजा मिल जाए ये काफी है, ये कम नहीं। ठीक है, तो हालांकि न्यूसेंस के लिए किसी सजा मिली हो हमें याद तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उपबंध तो होना ही चाहिए, क्योंकि कभी आवश्यकता पड़ जाए तो फिर उसका उपयोग किया जा सके। आगे कहता है अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय। तो कहता है उपधारा 2 के प्रयोजनों के लिए किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तु जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में किसी वस्तु, अंतर वस्तु का प्रदर्शन भी है, को अश्लील समझा जाएगा यदि वह कामोद्दीपक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है, या उसका, या जहां उसमें 2 या अधिक सुभिन्न मद समाविष्ट है, वहां उसकी किसी मद का प्रभाव समग्र रूप से विचार करने पर ऐसा है जो उन व्यक्तियों को दुराचारी तथा भ्रष्ट बनाएगा
जिसके द्वारा उसमें अंतर्विष्ट या सन्निविष्ट विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना, सुना जाना सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संभाव्य है। इसका मतलब अश्लील बातें करना इस सेक्शन में अपराध नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने जो कुछ कहा वो आप देखें तो उसने क्या कहा, पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तु जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में किसी अंतर्वस्तु का प्रदर्शन है भी है, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट पर स्थायी तौर पर जब तक अश्लील बातों का अंकन न किया जाए तब तक यह सेक्शन आकर्षित नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहली जरूरत क्या हो गई, विषय वस्तु, क्योंकि आगे भी कहता है कि सन्निविष्ट विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना या सुना जाना, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जो चीजें अंतर्विष्ट हो सकती वो सुनी जाएंगी, देखी जाएंगी, ठीक है। सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संभाव्य, वो आगे की बात ही हम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये आ गई कि अश्लील बातें करना यहां अपराध नहीं है। आगे कहीं हो इससे कोई लेना देना नहीं, यहां नहीं है, ठीक है। तो अश्लील बातें करना अपराध नहीं, किंतु अश्लील सामग्री तैयार करना यहां अपराध जरूर है। किसी वस्तु पर सवाल है अश्लील, क्योंकि नग्नता अश्लीलता का पर्याय नहीं हो सकती। नग्नता तो आवश्यकता यह भी हो सकती है, ठीक है। आप एनाटॉमी की क्लास में या सर्जरी की क्लास में, ठीक है, विदाउट न्यूडिटी आखिर विषय को रख ही कैसे सकते हो, वो तो रखा ही नहीं जा सकता। तो आयुर्विज्ञान यानी मेडिकल साइंस, ठीक है, आयुर्विज्ञान की क्लासेस में आप न्यूडिटी इसकी चर्चा के बिना विषय का ज्ञान ही नहीं दे सकते। तो नग्नता कभी अश्लीलता का पर्याय नहीं हो सकती। इसलिए उस सेक्शन में कहा कि को अश्लील समझा जाएगा यदि वह कामोद्दीपक है, ठीक है। यानी उसने यह भी कहा कि भले ही नग्नता नहीं है लेकिन जो प्रस्तुतिकरण है वो ऐसा है कि वो कामोद्दीपक है। कुछ जरूरी नहीं नग्नता है और अश्लील न हो, यह भी संभव है, और नग्नता न हो और अश्लील हो यह भी संभव है। नग्नता और अश्लीलता इसके बीच परस्पर कोई संबंध यह बिल्कुल नहीं है। नग्नता बिल्कुल न हो फिर भी अश्लील है, ठीक है। कुछ भोंडे से कपड़े पहनकर, ठीक है, कुछ लोग जब दिखाई देता तो कहते अश्लील, ठीक है, लग रहा है, ठीक है। और कतई बच्चा तो बिल्कुल ही न्यूड होता है फिर भी वो अच्छा लगता है बजाय अश्लील के। जो दिगंबर जैन साधु हैं, ठीक है, कपड़े उन्होंने पहने ही नहीं, तो फिर भी हम उन्हें अश्लील नहीं कह सकते। तो नग्नता और अश्लीलता इसका परस्पर कोई ताल्लुक नहीं है। उसने सीधे डेफिनेशन में यह नहीं कहा, उसने सीधी सीधी बात कही है। उसने कहा कि किसी अंतर्वस्तु का प्रदर्शन भी है को अश्लील समझा जाएगा यदि वह कामोद्दीपक है, यानी शर्त लगाई यदि वह कामोद्दीपक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है, ठीक है ना। यदि वह कामोद्दीपक है यानी ये सामान्य व्यक्ति की बात हुई कि एक सामान्य व्यक्ति उसे पढ़े तो वो कामोद्दीपक है, ठीक है। या वो ऐसे बनाई गई है कि सामान्य व्यक्ति तो उसे देखेगा ही नहीं लेकिन कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है, ठीक है। फिल्मों का एक वर्ग पोर्नोग्राफिक साहित्य ये कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है, सारे लोग थोड़ी देखते हैं उसे। लेकिन अगर यही
कसौटी रखी जाएगी कि यदि वह कामोद्दीपक है, ठीक है, तो हो सकता है सारे लोग तो उसे देखेंगे ही नहीं, ठीक है, सारे लोग तो उसे देखेंगे नहीं, कुछ ही लोग उसे देखेंगे, ठीक है, तो आपका बहुत सारी सामग्री, ठीक है, हो सकता अश्लील होने से बच जाए, ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने दोनों कैटेगरीज ली कि यदि वह कामोद्दीपक है, ठीक है, अच्छा, कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है तो डेफिनेटली पोर्नोग्राफिक होगा, ठीक है, तो वो अपना देखेंगे। लेकिन ऐसी प्रस्तुतिकरण या ऐसी प्रस्तुतियां जिनमें नग्नता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कामोद्दीपक हैं, ठीक है, वो प्रस्तुतियां फिर बच जाएंगी। इसलिए उन्होंने दोनों सेक्शन की एम्बिट को बढ़ाने के लिए उन्होंने दोनों बातें कही कि यदि वह कामोद्दीपक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है, दोनों में से कोई बात हो, या उसका, या जहां उसमें दो या अधिक सुभिन्न मदें समाविष्ट हैं वहां उसके किसी मद का प्रभाव समग्र रूप से विचार करने पर ऐसा है जो उन व्यक्तियों को दुराचारी तथा भ्रष्ट बनाए जिससे उनके द्वारा अंतर्विष्ट या सन्निविष्ट विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना या सुना जाना सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संभाव्य, यानी किसी भी वस्तु को, किसी भी रेखा चित्र को, किसी भी रंग चित्र को या किसी भी चीज को अश्लील हम केवल तब मानेंगे जब वो सामान्यतः कामोद्दीपक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है, ठीक है। अब ये तय कौन करेगा, या उसमें पूरी पुस्तक नहीं, पूरी सारी चीजें नहीं, एक दो चैप्टर, जो उसने कहा ना, यदि उसमें एक से अधिक मदें हैं, सुभिन्न मदें हैं, यानी कई लेख समाविष्ट हैं, एक पत्रिका है उसमें कई लेख समाविष्ट हैं, ठीक है, तो सुभिन्न मदें हो गई ना, सारे लेख परस्पर भिन्न भिन्न है, ये सारे पैराग्राफ परस्पर भिन्न भिन्न है, यह फिल्म में पूरी फिल्म अश्लील नहीं है लेकिन उसके कुछ भाग अश्लील हैं, ठीक है, अश्लील है मीनिंग देयर बाय वे कामोद्दीपक हैं, कामुक व्यक्ति को लिए रुचिकर है, ठीक है, या अगर सामग्री में एक से अधिक मदें हैं और वे मदें परस्पर सुभिन्न हैं तो वे पुस्तकें, रेखा चित्र, रंग चित्र या ऐसी सुभिन्न मदों को अंतर्विष्ट करने वाली सामग्री जिन लोगों के द्वारा देखी जानी, पढ़ी जानी संभाव्य है, ठीक है, उन्हें वो भ्रष्ट बनाएगी, ऐसी संभावना है तो उसे अश्लील कहा जाएगा। अब सवाल यह है कि हो सकता है वो अन्य लोगों को या अन्य लोगों को मतलब कामोद्दीपन अन्य लोगों में न भी करे, लेकिन जिन लोगों के द्वारा उसका पढ़ा जाना, सुना जाना, देखा जाना संभव है उन लोगों को करेगी। यानी जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट निकल कर आया वो दो निकल कर आए, कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है या उन लोगों में ऐसी टेंडेंसीज को बढ़ावा देगी जिनके द्वारा उसका पढ़ा जाना, देखा जाना संभव है। क्योंकि हर चीज जो पुस्तक, रेखा चित्र, रंग चित्र वगैरह होते हैं वो कुछ बच्चों के लिए बनाए जाएंगे, ठीक है, बच्चों के लिए एक पाठ्य पुस्तक बनाई गई, उसमें आपने कुछ ऐसा लिख दिया जिससे बच्चों के अंदर इस प्रकार की टेंडेंसी आने की संभावना है, मैच्योर में नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको फिर ओनली फॉर एडल्ट्स ये लिखना चाहिए ना उसमें, फिर आप सर्वसाधारण समाज के लिए उसका प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल यह है कि जिनके द्वारा उसका देखा जाना, सुना जाना, पढ़ा जाना आदि संभव है, उन्हें अगर वो उस ढंग की टेंडेंसी उनमें बढ़ावा देती है या उनमें जो कामुक व्यक्ति हैं उनके लिए वो रुचिकर है या सर्वसाधारण समाज के जो कामुक व्यक्ति हैं उनके लिए वो रुचिकर है, तो वो सामग्री अश्लील है, ये जाना कैसे जाए, ठीक है। तो इसके लिए कोर्ट ने ये कहा है कि न्यायाधीश को क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये देखना चाहिए
कि लेखक आखिर किस मानसिकता या वो क्या कहना चाहता है। न्यायाधीश को ऐसे देखना चाहिए कि हम ही इस किताब को लिख रहे हैं, लेखक ने ये बातें किस मनोभाव दशा में कही होंगी जो उसने लिखी है। ठीक है, फिर अपने को उस वर्ग के सदस्य के तौर पर सोचना चाहिए जिसके लिए वो किताब लिखी गई, और उसके बाद विचार करना चाहिए निष्पक्ष ढंग से कि क्या ये किताब जो समाज की वर्तमान नैतिकता का स्तर है, समाज की वर्तमान नैतिकता का स्तर है, उसके हिसाब से उस वर्ग के लोगों को इस प्रकार की टेंडेंसी तो उनमें बढ़ाएगी या उन्हें भ्रष्ट बनाएगी या नहीं बनाएगी। क्योंकि जो चीजें पहले इस प्रकार की टेंडेंसी को बढ़ावा देती थी, आज वो चीजें उस प्रकार की टेंडेंसी को बढ़ावा देंगी, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, समाज के मूल्य अपने हिसाब से बदलते रहते हैं, तो न्यायाधीश को इस प्रकार से सोचना चाहिए। और जब न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर आए कि समाज में प्रचलित जो नैतिकता का स्तर है, उसको देखते हुए यह किताब जिस वर्ग के लिए लिखी गई है, उस वर्ग के लोगों को अगर ये दी जाए तो उसमें इस प्रकार की टेंडेंसीज को बढ़ावा मिलेगा, तो फिर वो अश्लील है और उसको रोका जा सकता है। फिर आगे कहता है सब सेक्शन 2 में कि जो कोई किसी अश्लील पुस्तिका, कागज, रेखा चित्र, रंग चित्र, ठीक है, आकृति या किसी भी अन्य अश्लील वस्तु को, चाहे वह किसी भी रीतियों से कुछ भी हो, बेचता है, भाड़े पर देता है, वितरित करता है, लोक प्रदर्शित करता है, या उसको किसी भी प्रकार से परिचालित करता है, या उसे, ठीक है, विक्रय, भाड़े, वितरण, लोक प्रदर्शन या परिचालन के प्रयोग रचता है, उत्पादित करता है या अपने कब्जे में रखता है, या, ठीक है, ये सारी कंडीशंस उन्होंने का, खा, गा, घा, वा में दी हैं। ठीक है, ये काम अगर आप करोगे तो क्या कहता, प्रथम 2 सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और द्वितीय पश्चातवर्ती 2 सिद्धि, इसमें 5 साल तक की सजा, ठीक है, और जुर्माना। ठीक है, यानी या जुर्माना नहीं है और जुर्माना, ये भी इससे दंडित किया जाएगा। और कोई चीज अश्लील है या नहीं है, ये इसमें जो वर्णित तरीका है उससे ही निर्धारित होगा कि जिन लोगों के हाथ में उसके पड़ने की संभावना है, ठीक है, क्या उन्हें भ्रष्ट बनाएगी वो, सारे समाज को भले ही ना बनाए, लेकिन क्या उन्हें भ्रष्ट बनाएगी ये। और ये तय करने का अंतिम रूप से काम किससे दिया है, न्यायालय को। अब जैसे क्या है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, ठीक है, सेंसर बोर्ड जिसे आप बोलते हैं, उसने किसी फिल्म को माननीय सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि ये अश्लील नहीं है, मीनिंग दरवाए उसने यू सर्टिफिकेट जारी कर दिया, और किसी ने वो फिल्म प्रदर्शित की, ठीक है, तो फिल्म इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में, ठीक है, एक अंतर वस्तु को अपने में अंतर्विष्ट करने वाला साधन है, ठीक है, वो देखा भी जाता है और सुना भी जाता है, ठीक है, तो जो लोग उसे देखेंगे और सुनेंगे, जब आपने यू सर्टिफिकेट जारी कर दिया, ठीक है, तो डेफिनेटली सारे लोग देखेंगे, सारे लोग। तो क्या जनसाधारण में वो उस प्रकार की टेंडेंसीज को बढ़ाएगी, इस आधार पर फिल्म के प्रदर्शन को रोकने की मांग की जा सकती है, और क्या डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को दंडित किया जा सकता है, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया है यू का, और कुछ लोग कहते हैं कि वो इस ढंग से बनाई गई है कि उससे ये धारा आकर्षित होती है, कुछ लोगों का दावा यह है। तो क्या डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस धारा के अंतर्गत दंडित किए जा सकते हैं, जबकि सेंसर बोर्ड ने उनके पक्ष में सर्टिफिकेट जारी किया है? तो अंतिम रूप से अपराध हुआ या नहीं हुआ, इसका निर्णय करने का अधिकार किसका है? दंड न्यायालय का। सेंसर बोर्ड तय नहीं करेगा कि साहब उनने यू सर्टिफिकेट दे दिया इसलिए इस धारा के अंतर्गत अपराध कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। नो,
अपराध अगर हुआ है तो ये दंड न्यायालय तय करेगा, और दंड न्यायालय इसके बाद भी ये तय कर सकता है कि अपराध हुआ। ठीक है, अपराध हुआ, लेकिन अपराध की प्रत्येक परिभाषा, ठीक है, अपराध की प्रत्येक परिभाषा साधारण अपवादों के अधीन है। ठीक है, इसका मतलब एक बार अगर यह तय हुआ कि अपराध हुआ, लेकिन यह स्थिति आ गई कि साधारण अपवादों में वर्णित तथ्य लागू हो रहे हैं, तो अपराध नहीं हुआ, क्योंकि अपराध की प्रत्येक परिभाषा, अपराध का प्रत्येक दंड साधारण अपवादों के अध्याय के अधीन है। इसका मतलब साधारण अपवाद, इनका चैप्टर प्रिवेल कर रहा है, और हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 77 आईपीसी में, जो कितना 14-15 मेरे ख्याल हो गया होगा, जो भी हुआ, ठीक है, 14-15 वहां शुरू हो गया, 14-15 ही होगा। उसमें क्या कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने को विधि से न्यायानुमत मानता है, वो ऐसा मानता है सद्भावपूर्वक, मानता भी नहीं देर सद्भावपूर्वक, कि वो कानून के अंतर्गत किसी काम को करने में जस्टिफाइड है, उसका काम न्याय से अनुमति प्राप्त है, तो वो किसी अपराध को नहीं करता। तो अगर दंड न्यायालय इस निष्कर्ष पर आ गया कि आपने अपराध किया है, तो आप ये बचाव ले सकते हैं। ठीक है, बचाव को साबित करने का भार आप पे होगा, जनरल एक्सेप्शन। भाई आप जनरल एक्सेप्शन का फायदा लेना चाहते हैं तो एविडेंस एक्ट के मुताबिक उसे साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि हमारे पास सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट था और इस वजह से हम इस गलतफहमी में पड़ गए कि ये अश्लील नहीं है और हमने इसको प्रदर्शित किया। ठीक है ना, तो आप हो सकता किसी अपराध के दोषी न पाए जाओ, लेकिन सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट के कारण आप इस धारा के दोषी नहीं हो सकते, ये बात नहीं है। ये विशेषकर हमने इसलिए बताया कि अगर आपसे कभी ये सेक्शन पूछा जाता है तो इसी प्रकार से पूछा जाता है कि सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट है, उसके बाद क्या दोषी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपको साबित करना पड़ेगा कि सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट जिस प्रक्रिया से लिया जाता है उसी प्रक्रिया से आपने लिया है, और ये जो आप दर्शित कर रहे हो ये सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट ही है। क्योंकि आप कह दोगे ये सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट, हम मान नहीं लेंगे। आप कह दोगे ये हाई स्कूल की सर्टिफिकेट मार्कशीट है, मान नहीं लेंगे। यद्यपि उस पर सब कुछ लिखा है कि हाई स्कूल की मार्कशीट में जो जो चीजें होती हैं वो तुमने खुद ही लिख ली, तो उसका हम क्या करें भाई? वो तुमने खुद लिख ली तो इसका हम तो कुछ नहीं कर सकते। हाई स्कूल की मार्कशीट का मतलब होता है हाई स्कूल पास करना। जब आप हाई स्कूल पास करेंगे तब वो हाई स्कूल की मार्कशीट मानी जाएगी। तो वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का सर्टिफिकेट है, ये साबित करना आपका काम होगा, और फिर ये हो सकता है आपको उसका जनरल एक्सेप्शन का फायदा मिले और आप किसी अपराध के दोषी न माने जाए। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन कहता है। और अपवाद कहता है इस धारा का विस्तार निम्नलिखित पर नहीं होगा। किसी ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रंगचित्र, रेखाचित्र, रूपण या आकृति जिसका प्रकाशन लोकहित में होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो गया है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या विद्या या सर्वजन संबंधी अन्य उद्देश्य के हित में है, तो ये अलग से लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऊपर ही उन्होंने कह दिया जो कामोद्दीपक सामग्री है या जो कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है और जिसमें विज्ञान, कला, ठीक है, या सर्वजन के हित की कोई बात है, तो वो कामोद्दीपक है ये तो नहीं कह सकते। वो कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो विद्वानों के लिए रुचिकर है, वो तो भले आदमियों के लिए रुचिकर है, क्योंकि उसमें सर्वजन हित की कोई बात है। ठीक है, जैसे मेडिकल साइंस की किताबें होती हैं। ठीक है, तो इस पर जो अपवाद है उसे अलग से लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी सेक्शन को स्पष्ट रखने के लिए अलग लिखना जरूरी होता है, तो उन्होंने लिख दिया। कहता है जो सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी जाती है या उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, ऐसी कोई चीज
ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां जो ऐसी होती हैं, ठीक है, तो धार्मिक प्रयोजनों जो उपयोग में लाई जाए उसके ऊपर भी ये सेक्शन लागू नहीं होता। तो वो भी बात वही है कि पीछे ही धारा में ही कह दिया कि जो कामोद्दीपक है या जो कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है, बात खत्म है। ठीक है, कहता किसी ऐसी रूपण जो प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम के अर्थ में प्राचीन संस्मारकों पर या उसमें किसी मंदिर पर या उसमें या मूर्तियों को ले जाने या उपयोग में लाए जाने वाले या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखे या उपयोग में लाए जाने वाले किसी रथ पर तक्षित उत्कीर्ण रंगचित्र या अन्यथा रूपित हो, तो वो पुरातात्विक महत्व का है, इसलिए उस पर भी ये सेक्शन लागू नहीं होता। तो ये कोई खास बात नहीं, तो ये हमें सिर्फ ऐसे ही बतानी थी और कभी कभार पूछ ली जाती है, वो भी सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट के संदर्भों में। ठीक है, तो वो बात हो गई। शेष ये हमें लगता है कि कल हम लोग इसे खत्म कर लेंगे और धर्म से संबंधित अपराध भी संभवतः कल खत्म हो जाएंगे, बाकी फिर संपत्ति के विरुद्ध अपराध देखेंगे।